नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। सबसे पहले उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बताएंगे। यहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इसमें घटिया निर्माण कार्य पर ब्रिडकुल के तीन इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, पुरोला में सड़क निर्माण में रेत और बजरी की जगह सिर्फ मिट्टी मिलाई जा रही थी। इसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सीएम धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संज्ञान लिया। इसके बाद ब्रिडकुल के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार को सस्पेंड किया गया और 2 संविदा पर काम कर रहे इंजीनियर पंकज सैनी और गौरव कुमार की सेवा भी समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही जो घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा था उसे भी मौके पर तोड़ दिया गया है। वहीं ब्रिडकुल ने सोमवार को इंजीनियरों की एक टीम जांच के लिए मौके पर भेजी है। इसके साथ ही PMGSY भी अपने लेवल पर मामले की जांच करेगा। ये कार्य ब्रिडकुल द्वारा कराया जा रहा है। हमारी वर्किंग एजेंसी ब्रिडकुल है, तो ब्रिडकुल के MD साहब को भी हमने व्यक्तिगत भी अनुरोध किया है। उनको चिट्ठी लिख के भी कहा है कि वो किसी जिम्मेदार आदमी को भेज करके इसकी जांच करा लें और हमें भी बता दें। और मैं भी अपना जो PMGSY से संबंधित हमारे जो यूनिट के लोग हैं ऐसी उनको भी मैंने निर्देशित किया है, वो कल जा रहे हैं। ब्रिडकुल से जैसी जानकारी मिली है तो उनके यहाँ से भी लोग निकल चुके हैं और फिर वहाँ पे जा करके वो रिक्विजिट टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर मुझे बताया जाएगा। और चक्राता के लाखा मंडल क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि बीते दिनों दबंगई दिखाते हुए लोगों ने मामले में पहले तो जंगल में अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर डाला और जब जांच के लिए संयुक्त टीम मौके पर पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया। मामला रिखनाड रेंज की सीमा से सटे सिविल सोयम के जंगल का बताया जा रहा है। अवैध मार्ग निर्माण के लिए संरक्षित प्रजाति के 159 हरे पेड़ों को काटने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस ने हमला करने और अवैध रूप से रोड तैयार करने वालों पर वन विभाग की तहरीर के मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है। और देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब चूना भट्टा इलाके में रिस्पना नदी के किनारे बने एक खंडहर से एक युवती का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। मृतका की उम्र करीब 30 से 35 साल बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस को आग के पास चोट के निशान मिले और फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। शुरुआती जांच में महिला के नशे की आदी होने की आशंका जताई जा रही है। 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चूना भट्टा के पास एक खंडरनुमा कमरे में एक महिला का शव पड़ा है। तो इस सूचना पर जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो महिला है उसकी उम्र लगभग हमें 30 से 35 साल के आसपास लग रही है और उसका शव यहाँ पर है। संभवतः इसमें लग रहा है कि शायद नशे के कारण इसकी मृत्यु होना ऐसा ज्ञात हो रहा है। और अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 अपराधियों को रुद्रपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है। दोनों अपराधी यूपी के कई जिलों से अवैध हथियारों की खरीदारी कर रहे थे और फिर उत्तराखंड में लाकर उसे बेच देते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों अपराधियों की घेराबंदी की। दोनों ने पुलिस पर फायर किया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में बंटी कोहली के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अपराधी मनोज कुमार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से 9 तमंचे, एक पिस्टल और 27 कारतूस, 4000 की नकदी और एक बाइक बरामद की है। इनकी सूचना मिलने पर मोदी मैदान पे जब चेकिंग कर रहे थे तो इस बंटी कोहली और उसका एक सहयोगी जो मनोज कुमार है, इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए थे, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें बंटी कोहली के पैर में इंजरी हुई है, पैर में गोली लगी है, उपचाराधीन है। और मनोज कुमार और दोनों को ही हमने मौके से गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 9 तमंचे, एक पिस्टल बरामद हुई है तथा 27 कारतूस बरामद हुए।
किच्चा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक कार में आग लग गई और वार्ड नंबर 18 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खड़ी एक कार संदिग्ध परिस्थितियों में धू करके जलने लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती कुछ कर पाते स्थानीय लोग, कार पूरी तरीके से जल गई थी। वहीं कार के मालिक ने कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते कार में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। पानी वाला पैप मोटर मेरी गाड़ी कुछ रंजिश के तहत जला दी गई है और पुलभट्टा थाना से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ मिले और मीडिया के माध्यम से मुझे हर किसी तक ये बात पहुंचना चाहिए। ये गाड़ी मेरी कल रात को जली है। और रुद्रपुर में पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को लूटते थे। दरअसल नानकमत्ता पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर उसकी कार लूट ली। शिकायत के बाद पुलिस ने नानकमत्ता क्षेत्र के रहने वाले आरोपी तारा सिंह, राजेंद्र सिंह, गुरविंदर रमन, सीमा कौर और गुरमीत कौर को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बनाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया, उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की और इस दौरान आरोपियों ने नकदी, सोने की अंगूठी, डॉक्यूमेंट, कार लूट ली थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से तारा सिंह और राजेंद्र सिंह पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे। और हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके निर्माण कार्यों का अपडेट लिया है और मीटिंग में हरिद्वार के विधायक, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ समय रहते पूरा किया जाए, इसे लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही बरसात के सीजन से पहले जिन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सकता है उन्हें पूरा कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। चल रहे हैं इनकी प्रगति के बारे में और एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं सभी कामों को करने के बाद यहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो। और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 14 सीटों पर 5000 से कम मतों के अंतर से जीती थी, जबकि 9 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी बहुत कम अंतर से हार गई थी। पार्टी जीत के साथ ही हारी हुई ऐसी सभी सीटों को लेकर सतर्क हो गई है। पार्टी ने कम मार्जिन से जीतने वाले विधायकों को साफ संदेश दिया है कि वे पार्टी के भरोसे बैठने के बजाय अपने क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करें। उत्तराखंड बीजेपी फुल ऑन चुनावी मोड में आ चुकी है, इसीलिए अब संगठनात्मक समीक्षाओं का दौर भी तेज हो गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, जबकि 23 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जीती हुई 47 में से भी 14 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 5000 से भी कम रहा, जिसमें श्रीनगर, टिहरी, गदरपुर और नरेंद्र नगर की ऐसी सीटें हैं जिसमें जीत का अंतर 2000 से भी कम रहा। बीजेपी का मानना है कि कम मार्जिन वाली सीटें भविष्य में चुनौती बन सकती हैं, इसीलिए अभी से तैयारी जरूरी है। कम वोटों से हारने वाली सीट अल्मोड़ा सीट 127 वोटों के मार्जिन से हार गई। बाजपुर सीट 1611 वोटों से, दोराहाट सीट 182 वोटों से, धारचूला सीट 1118 वोटों से बीजेपी हार गई। आइडेंटिफाई करने हैं जो ऐसे हमारे बूथ हैं जो सी ग्रेड के हैं, उनको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उनको ए ग्रेड का कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा कैसे फोकस किया जाए, उस पर कैसे हमारे पार्टी के लोग भी उस पर लगे, कैसे हमारे BLA 1 से और BLA 2 से उस पर चर्चा होकर उस पर हम काम कर सकें। तो इन्हीं बातों के निर्देश विधायकों को भी मिले हैं और बाकी सारे संगठन के कार्यकर्ताओं को।
पार्टी ने कम मार्जिन से जीत और हार वाली सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। इन विधानसभाओं में बूथ को ए, बी और सी ग्रेड में बांटा जाएगा, जिसमें ए ग्रेड में पार्टी अच्छे मार्जिन से जीती है, बी ग्रेड में मुकाबला कांटे का रहा, जबकि सी ग्रेड में बीजेपी हार गई। विधायकों से कहा गया है कि वो खास तौर पर बी और सी ग्रेड वाले बूथों को मजबूत करने में जुट जाएं। जो बूथ स्तर पर हमारा काम करने का तरीका है, तो हमारा बूथ सरकार का बूथ तक काम करता है। आज आप देख लीजिए, हम चाहे मन की बात करें, चाहे हमारे संगठन जो हमारा डायरेक्ट, जो हमारी पार्टी का जो डायरेक्ट जो संपर्क है वो सीधे बूथ स्तर पर है। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कम मार्जिन वाली सीटों को लेकर पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए संबंधित विधायकों को साफ संदेश दे दिया गया है कि वो मैदान में उतरें, पार्टी के भरोसे ना बैठें और अपने क्षेत्र में मेहनत करें। संदेश साफ है कि जीत चाहिए तो अभी से काम में जुटना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में एलपीजी सिलेंडर को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि देश में गैस की आपूर्ति को लेकर हालात खराब हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि हालात ये हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजारों से गायब हैं और होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के लिए 24 दिन का नियम बनाने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आसपास के रेस्टोरेंट बंद हो गए? कॉमर्शियल गैस इस समय बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहे जितने दावे करे, इन्होंने जो नीति बनाई है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 25 दिन के अंदर बुकिंग होगी और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन में होगी। तो कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रुकने से धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम आश्रम मठों में चलने वाले अन्य क्षेत्र भी बंद की कगार पर हैं और यहां पर अगर सिलेंडर मुहैया ना हुए तो हजारों संतों को बिना भोजन भजन करना पड़ सकता है। देखिए। हरिद्वार में तमाम आश्रम मठ और धर्मशालाएं हैं जहां साधुओं और जरूरतमंदों को भोजन बांटा जाता है और ये फक्कड़ साधु इसी भोजन पर निर्भर रहते हैं। हरिद्वार में गीता कुटीर, सप्तऋषि आश्रम, जयराम आश्रम जैसे तमाम अन्य क्षेत्र यानी निःशुल्क खाना बांटने वाली रसोई चलाने वाले आश्रम हैं। वहीं सिलेंडर संकट की जद में अब ये धार्मिक संस्थाएं भी आ गई हैं। उत्तरी हरिद्वार स्थित गीता कुटीर आश्रम में पिछले 50 सालों से अन्य क्षेत्र चल रहा है जहां फिलहाल 500 से ज्यादा साधु संत भोजन करते हैं। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने से दिक्कत हो रही है और इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी और कोयले से भी भोजन बनाना संभव नहीं है। अब स्थिति ये आ गई है, हमारे पास जो स्टॉक में थे सिलेंडर वो खत्म हो चुके हैं। मुश्किल से 2 दिन का हमारे पास स्टॉक है। अगर कल तक गैस हमें न मिली तो संतों को भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। बात हो रही है, डीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसका कोई एजेंसियों का ये कहना है कि भाई हमें कोई गाइडलाइन ऊपर से आई नहीं। आश्रम प्रबंधन के मुताबिक आश्रम के पास फिलहाल सिलेंडर का इंतजाम नहीं है। अगर जल्द सिलेंडर मुहैया ना कराए गए तो खाना बनाना बंद करना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी ओर से प्रशासन से लगातार सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि आश्रमों की मांग के आधार पर उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। कि जो हमारे होटल आश्रम वगैरह हैं, इनके लिए अगर इनके डोमेस्टिक कनेक्शन है तो इनको डिमांड बेसिस पर इनके पत्र के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। कनेक्शन जो कंपनी के द्वारा बताया गया था कि इनका जो कनेक्शन है वो कमर्शियल ब्रैकेट में एग्जेम्प्टेड करके कैटेगरी होती है, तो उनमें इनको डोमेस्टिक दिया जाता है। अब इनको रिलीव दे दिया है, कई आश्रमों में मैंने दे भी दिया है। और एक चीज़ और भी है, हमारे काफ़ी जो बड़े आश्रम है कंखल में, वहाँ पर PNG लाइन है। धार्मिक संस्थाओं से मिलने वाले भोजन से पेट भरकर ये साधु संत भगवान भजन करते हैं। अगर इन धार्मिक संस्थाओं से भोजन मिलना बंद हो जाए तो इन साधुओं को भूखे पेट ही भजन करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
तो उत्तरकाशी, गंगोत्री और हर्षिल क्षेत्र में रात भर हुई बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। सुबह होते गंगोत्री धाम का नजारा बहुत मनमोहक दिखाई दिया। मंदिर परिसर, आसपास के पेड़ पौधे, पहाड़ियां मोटी बर्फ की परत में लिपटे नजर आए। बर्फबारी के बाद धाम की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आई है। ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हर्षिल धराली में जमकर बर्फबारी हुई है। पर्यटक बहुत ही खुश हो गए हैं। चमोली के पर्यटन स्थल औली, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नीति मल्लारी घाटी में कल और आज जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे कि पहाड़ों में बर्फ से पहाड़ियां ढक चुकी हैं और नज़ारा बहुत खूबसूरत हो गया है। औली में अचानक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। साथ ही बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में तापमान कड़ाके की ठंड के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक मौसम बदलने के साथ बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। साथ ही पूरे क्षेत्र में तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई। तो उत्तरकाशी में भी बर्फबारी के बाद खरसाली मंदिर के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। वहीं बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। और रामनगर में बीती रात आए तेज तूफान और आंधी ने कई जगह नुकसान भी पहुंचाया है। भरतपुर क्षेत्र में एक मंदिर की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिससे वहां खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। उधर पर रिंगौड़ा गांव में इस तूफान के पेड़ से गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही कई जगह बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। और सिख श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट ने इसकी घोषणा की। हेमकुंड में हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं। ऋषिकेश में सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा रिजॉर्ट में आयोजित इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। इस योग महोत्सव के जरिए योग को दुनिया भर तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार योग को बढ़ावा दे रही है और योग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए 5 योग हब स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग को बढ़ावा देने के लिए, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में हमने योग को वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत हम प्रदेश में योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की की मंगलौर पुलिस ने लूट की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 14 मार्च को कुछ युवकों ने एक कार लूट ली थी, फरार हो गए थे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कमर्शियल सिलेंडर की भारी कमी के चलते नाराज होटल कारोबारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। देहरादून के प्रधान एनक्लेव में अवैध कबाड़ बाजार में आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नैनीताल में आंधी तूफान से नुकसान हुआ है। कई घरों की छतें भी हवा में उड़ गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली की तारें भी टूट गई हैं। पिथौरागढ़ के जौल जीबी में रिवर राफ्टिंग अभियान शुरू हुआ है। काली नदी में एसएसबी के 38 जवानों ने 6 राफ्टों और 2
कयाकिंग की मदद से इस अभियान को शुरू किया है। रानी की तहसील के न्याय पंचायत रियोनी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई आई। हरिद्वार में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने राज्य के बजट को निराशाजनक बताया। साथ ही कहा बजट में युवाओं, किसानों को, महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूकेडी ने शुरू की तैयारी। सिलाकोई में यूकेडी सदस्यता अभियान का किया आयोजन। विकासनगर में आसन कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास क्रशर प्लांट को लेकर यूकेडी ने साधा निशाना। यूकेडी ने खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हरिद्वार में मंगलवार से बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। प्रतियोगिता में देश भर से आई 13 बास्केटबॉल की टीमें खेल के मैदान में उतरेंगी। हल्द्वानी में अतिक्रमण वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ईद के तुरंत बाद यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसे लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण वाला ये 30 हेक्टेयर इलाका आने वाले दिनों में पूरी तरह से खाली हो सकता है। इसका साफ संकेत सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को हुई सुनवाई में दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही इस इलाके में 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 6 जगह पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए कैंप लगेंगे, जिसमें यहाँ के 5300 परिवारों के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। आवास में जो उनकी पात्रता संबंधी ऑन स्पॉट शिविर लगाने हैं, तो पूर्व में भी वहां पर सर्वे सत्यापन का काम हुआ था, तो उन्हीं आंकड़ों और डाटा स्टैटिस्टिक्स को लेकर वो अंतर विभागीय बैठक की गई थी। राज्य विधिक प्राधिकरण की देखरेख में ये कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप्स की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और स्थानीय विधायक मांग कर रहे हैं कि कैंप पूरी पारदर्शिता के साथ लगने चाहिए, ताकि हर जरूरतमंद को छत मिल सके। क्योंकि हमें देखिए विश्वास है न्यायिक प्रक्रिया में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो अवश्य जो कैंप लगेंगे उनके क्लियर इंडिकेशंस है। और लेकिन सरकार की हठधर्मिता तो है ही, चाहे ऋषिकेश का मामला हो, चाहे बनभूलपुरा का मामला हो, चाहे सुभाष नगर का हो, आवास विकास का हो, चाहे भगवानपुर का हो। लड़ाई कौन लड़ रहा था आम इंसान के लिए, ये भी देखने का विषय, और सरकार कैसे अपनी चैन की नींद में सोई हुई थी। दरअसल कुमाऊं रेलवे के विस्तार के लिए इस अतिक्रमण को हटाया जाना जरूरी है, लिहाजा इन्हें हटाने से पहले इनके घर का इंतजाम हो। सुप्रीम कोर्ट की सोच ऐसी है, जिसके लिए मंगलवार से बकायदा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र भी बांटे जाएंगे और 20 मार्च से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, जिसकी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।